लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कश्मीर के 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट पर इंजीनियर रशीद जो है लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन रुझान को हम समझेंगे। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, ये जो रुझान हमारे सामने आ रहा है, 2 पर बीजेपी, 2 एनसी और 1 इंजीनियर रशीद। बिल्कुल रज़ा, मुझे लगता है कि इस रुझान में हम अगर लद्दाख को भी शामिल कर लें तो वो भी और दिलचस्प हो जाएगा ये जानना। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल, मुझे लगता है कि बहुत हद तक पहले से ये एक अंदाज़ा था, जो हमारे भी रिपोर्टर्स वहाँ पर थे या जो हमें फीडबैक आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि नतीजा कुछ तरह का आएगा। मैं इस बारे में ज़्यादा बातचीत के लिए रुख करूँगा। हमारे साथ मौजूद है एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू, चूँकि ये खुद वहाँ गए भी, उन्होंने वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग में की, हालात का बेहतर जायज़ा इनके पास है। शैलेंद्र, जम्मू कश्मीर के जो भी रुझान अभी आ रहे हैं और अगर इंक्लूडिंग लद्दाख, तो पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो उस रुझान को देखकर क्या लग रहा है? ये रुझान बिल्कुल वैसा ही है जो प्रोजेक्टेड था, या तो एग्जिट पोल में हम कह लें, या जैसा हम लोग कभी बातचीत करते थे, या उससे थोड़ा अलग है? देखिए, इस जो अभी तक जो ट्रेंड्स आ रही हैं सामने, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जो प्रोमिनेंट फेसेस थे, चाहे उमर अब्दुल्ला की बात करें या महबूबा मुफ्ती की बात करें, ये दोनों भी ट्रेल कर रहे हैं। तो ये हैरान करने वाली बात है कि जहां इतना कैंपेनिंग की गई और एग्रेसिव कैंपेनिंग की गई, और ये भी हमने देखा है कि उन इलाकों में भी कैंपेनिंग की गई जहां पर पहले कैंपेनिंग करना मुश्किल था। और दूसरी अहम बात ये कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने इस बार वोट डाला, इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और रिकॉर्ड वोटिंग इस बार हुई है तीनों सीटों की अगर हम बात करें। तो जो नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस फिलहाल 2 सीटों पे तो आगे चल रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की जो सीट है वो कहीं ना कहीं उस पर ट्रेंड अभी इंजीनियर रशीद कर रहे हैं। तो पिछले जब हम उस वक्त मौजूद थे वहां पे, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि इंजीनियर रशीद की जो कैंपेनिंग है उसमें लोग जुड़ रहे हैं, उसमें लोग सामने आ रहे हैं, हाँ, लाया नहीं जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सोशल मीडिया पे भी देखा तो काफी वो वहाँ पे ट्रेंड कर रहा था। इंजीनियर रशीद की कैंपेनिंग में लोग खुद जुड़ रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट की बात। तो क्या उसकी वजह ये थी कि इंजीनियर रशीद जो खुद उम्मीदवार है वो लोगों के बीच नहीं थे, वो जेल में है, और लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट था कि भाई एक ऐसे उम्मीदवार है जो जेल में है और हमारे हक में आवाज उठाता रहा है बाजी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उस वक्त इंजीनियर रशीद के जो बेटे हैं उस टाइम वो कैंपेनिंग करते रहे और कहीं ना कहीं उनको इजाजत मिली जाहिर तौर इस बात की, और उनकी मांगे जो रही हैं कि रिहाई होनी चाहिए। लेकिन वहां से उमर अब्दुल्ला का पिछड़ना फिलहाल जो फिलहाल ट्रेंड्स आ रही हैं, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। दूसरी अहम बात यह है कि महबूबा मुफ्ती अगर हम बात करें तो महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से वो लड़ रही थी, लेकिन वहां से फिलहाल मियां अल्ताफ जो हैं वो 17,000 वोटों माफ कीजिए करीब 97,000 वोट से वो लीड कर रहे हैं। तो वहां पर महबूबा मुफ्ती की कुर्सी बचाना शायद थोड़ा मुश्किल हो, अगर वो वहां पे खड़ी हुई है तो ऐसे में उनका जीत पाना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख बड़ा दिलचस्प रहा है। बिल्कुल, इस पर एक सवाल करूंगा कि अनंतनाग राजौरी में ऐसा क्या हो गया? क्या जो डिलिमिटेशन के बाद क्या हालात बदले? डिलिमिटेशन के बाद कुछ ऐसे एरियाज बढ़ गए जिसमें हमने ये देखा कि अनंतनाग में पहले हालांकि उस सीट पर एनसी के कैंडिडेट फारूक अब्दुल्ला वहाँ से जीते हुए थे, इस बार एनसी ने ना फारूक अब्दुल्ला वहाँ से खड़े हुए, ना उमर अब्दुल्ला खड़े हुए, उन्होंने मियां अल्ताफ अहमद को दे दिया। तो अगर उस सीट पर महबूबा मुफ्ती पिछड़ती है तो उसका कारण क्या है? देखिए, महबूबा मुफ्ती के लिए जब से सरकार आखिरी इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर थी बीजेपी के साथ में, उसके बाद से जब वो सरकार अलग हुई, सरकार टूट गई, उसके बाद से लगातार पीडीपी एक लगातार मशक्कत में रही है वहाँ पर अपना ग्राउंड मजबूत पर होल्ड करने के लिए। लेकिन जो डिलिमिटेशन था उसके बाद कहीं ना कहीं राजौरी की जो सीट्स जुड़ी हैं तो कहीं ना कहीं गुज्जर वोट्स की बात की जा रही थी कि वो बढ़ेगा। तो ऐसे में मियां अल्ताफ जो हैं वो एक प्रोमिनेंट गुज्जर फेस वहाँ पर हैं, तो माना जा रहा है ये कारण क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू महबूबा मुफ्ती। लेकिन हालांकि हमने ये भी देखा कि महबूबा मुफ्ती ने कई बार राजौरी के दौरे भी किए हैं, कई बार उन्होंने कैंपेनिंग पूंछ में भी की है, लेकिन उसका नतीजा फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम लद्दाख की जैसा पूछे, लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में जो एक स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो हैरान करने वाली है। देखिए, वहाँ पे कैंडिडेट अनाउंस किया गया पहले करगिल से कि एक जॉइंट कैंडिडेट है, इंडिया कैंडिडेट है, लेकिन बाद में पैरेलली एक और कैंडिडेट अनाउंस किया गया जो लेह से था, और बाद में कार्रवाई की गई एनसी के उन तमाम लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसको सपोर्ट दिया था। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि वो जो कैंडिडेट हनीफा जान है, उनको न सिर्फ कांग्रेस का सपोर्ट है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो तबका है जो वहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कारगिल की है वो आज भी उनको सपोर्ट कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो वोटिंग हुई है कारगिल में, वो अच्छी खासी वोटिंग कारगिल में हुई थी और वैसी वोटिंग लेह में भी हुई है। लेकिन लेह में 2 कैंडिडेट्स थे,
2 कैंडिडेट्स में वोट बढ़ गए। माना यह जा रहा है कि इसका फायदा सीधा हनीफा जान को हुआ है, जो कि करगिल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, लेकिन उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी है और एनसी का जो लोकल यूनिट है वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको क्या माना जाए, इससे ये जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट लद्दाख से जो कैंडिडेट मैदान में था, तो क्या वो इस स्ट्रैटेजी के तहत लद्दाख से वो कैंडिडेट दिया गया कि वो बीजेपी को एक तरफा वोट कहीं वहाँ ना चला जाए, वहाँ से वोट डिवाइड हो थोड़ा, और यहाँ करगिल यूनिट में सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, वोटर्स भी ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है लद्दाख के मुकाबले, वोटिंग परसेंटेज करगिल की। क्या ये स्ट्रैटेजी जो आपने कहा कि बहुत फाइन स्ट्रैटेजी अपनाई गई? देखिए, ये स्ट्रैटेजी खुल के कोई नहीं कह रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं फरूखुल्लाह, उन्होंने खुद ये बात कही है कि उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई जिन लोगों ने सपोर्ट किया था लोकल करगिल से जो कैंडिडेट खड़े हैं। लेकिन बिल्कुल, तो ऐसे में लद्दाख से जो कैंडिडेट खड़ा किया गया, तो हो सकता है ये जानबूझ के ऐसी प्लानिंग की गई हो, ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की गई हो ताकि जो बीजेपी का कैंडिडेट है, हालांकि बीजेपी ने भी इस बार अपने कैंडिडेट को वहां पे बदला है, वहां पे ताशी ग्यालसन को कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन ऐसे में जो ये स्ट्रेटजी ये जानबूझ की गई है, अनजाने में तो हुई नहीं होगी। तो ये प्लानिंग ऐसे की गई है ताकि अगर वोट बढ़ता भी है तो उसका फायदा करगिल से जो कैंडिडेट खड़ा उसको हो। तो अब देखना ये होगा कि फिलहाल जो हम ट्रेंड्स देख पा रहे हैं कि करीब करीब 12,913 वोट से जो अभी फिलहाल ऑफिशियल नंबर हमारे पास है, उसके मुताबिक हनीफा जान जो है वो लीड कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जो ये ट्रेंड है, क्यों हालांकि हमारे जो एग्जिट पोल्स थे उसमें हमने जो प्रोजेक्शन दिखाया था उसमें जो बीजेपी की को है, हमने इसको लद्दाख की सीट जो है हमने बीजेपी के उसमें डाली थी। लेकिन अब देखना ये होगा जो ट्रेंड्स फिलहाल सामने आ रही, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्जिनल इसमें चेंजेस हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं लद्दाख है उसमें हनीफा जान को बढ़त मिल सकती है। एक सवाल है मेरा लद्दाख को लेकर के। लद्दाख पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा। सोनम वांगचुक ने 21 दिनों का अनशन किया और उनके सपोर्ट में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए, दूसरे स्टेट से भी कुछ लोग आए। क्या आपको लगता है कि वो जो उनकी कुछ मांगें थी और वो जो अनशन था उसका भी कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट लद्दाख के चुनावी नतीजे में पड़ा होगा? देखिए, लद्दाख के अपने मसाइल हैं, लद्दाख के अपने इश्यूज़ हैं, करगिल के अपने इश्यूज़ हैं, और हमने ये देखा है कि जब यूटी क्रिएट किया गया उसके बाद मांगे उठती रही लद्दाख से भी। और हमने ये भी देखा है कि एक कमेटी का भी गठन किया गया होम मिनिस्ट्री द्वारा, जिसकी करीब 2-3 मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं। उसमें ये मांग की जा रही है, 4 मुख्य मांगे हैं, जिसमें स्टेटहुड की भी एक मांग उसमें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराज़गी वहाँ पर देखी जा रही थी बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जैसा हमने पिछले कैंडिडेट को हमने देखा लद्दाख से सेरिंग नामग्याल, जामयांग सेरिंग नामग्याल, तो वो जिस तरह का सपोर्ट उनके पास था उस तरह का सपोर्ट शायद ताशी ग्यालसन के पास होता नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं हमने जो प्रोटेस्ट भी वहाँ पर देखा कि वहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट पिछले कुछ लगभग 1.5 महीने से प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा था और मांगे वहाँ पे कहीं थी। और हालांकि उसमें अभी वक्त लगेगा कि मांगों को लेकर फिलहाल अभी होम मिनिस्ट्री में मीटिंग्स कुछ जैसे मैं आपको बताया कुछ हो चुकी है, कुछ मांगों पे हालांकि बातचीत भी हुई थी, कोशिश की थी विशाल लोगों ने जम्मू कश्मीर के हवाले से नहीं बल्कि लद्दाख के हवाले से कह रही हूँ कि जो लद्दाख में लोगों ने कोशिश की थी कि होम मिनिस्ट्री के साथ बातचीत हो, एपिक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से मिलकर एक मीटिंगों का दौर भी चला था। लेकिन हालांकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया था कि एक पहल हो रही है, आगे बढ़ रही है ये बातचीत। वहीं लद्दाख के हवाले से ये बयान आया था कि वो लोग मुतमईन नहीं है क्योंकि कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। 4 नुकाती मुतालबात की बात हुई थी, 4 पॉइंट एजेंडा की बात हुई थी, जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 चाहते हैं कि वो 2 जो है मेंबर्स वहां से लेह और करगिल से पार्लियामेंट में जाए। तो ये 4 नुकाती मुतालबा जिसको लेकर के बीजेपी लगातार लोगों को यह आश्वासन यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने ये चारों जो पॉइंट्स है अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किए हैं और इस पर आगे हम काम करेंगे। लेकिन जब रुझान की हम बात कर रहे हैं तो हाजी हनीफा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अब अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो उमर अब्दुल्ला के हवाले से चौंकाने वाली बात इसलिए भी कि एक मजबूत गढ़ रहा है। हालांकि सवाल किया जा रहा था कि उन्होंने श्रीनगर न चुन के बारामुल्ला क्यों चुना। तेजेंद्र जी, क्या ये अभी अगर हम रुझानों पर जाएं तो उमर अब्दुल्ला से माना जाए कि ये कोई गलती हुई है कि श्रीनगर न चुन के उन्होंने बारामुल्ला चुना? देखिए, उमर अब्दुल्ला की एक मजबूरी भी थी श्रीनगर ना चुन के बारामुल्ला चुनना, क्योंकि आगा रऊला जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग शिया लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कहीं ना कहीं रिवोल्ट करने वाले थे। अगर आप उनको उनके जो ट्वीट्स पढ़ते या उनकी स्टेटमेंट्स को अगर आप पिछले 1-1.5 साल से फॉलो करते तो उनमें काफ़ी रिजेंटमेंट थी। उमर अब्दुल्ला को पार्टी में कश्मीर वैली में फूट से बचाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि उमर अब्दुल्ला कोई एक सेफ सीट चुनते। और दूसरी बात ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो श्रीनगर सीट थी
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। उमरुल्लाह के फादर फारूकुल्लाह वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थे। इनफैक्ट जो तीनों सीटें थी कश्मीर वैली की, बारामूला की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, श्रीनगर की भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, और अनंतनाग सीट, क्योंकि 2019 में अनंतनाग के साथ रजौरी पुंछ नहीं जुड़ा था, तो अनंतनाग सीट जो थी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को ये लग रहा था कि सारी सीटें जो हैं वो सेफ सीटें हैं, लेकिन इंजीनियर रशीद के आने के बाद, उनकी एंट्री के बाद उमर अब्दुल्ला की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गई। अब जिस तरह का जो मार्जिन है वहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी जो हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू भी डिस्कस कर रहे थे जी। इंजीनियर रशीद को एक सिंपैथी वोट मिला है कश्मीर में, स्पेशली बारामूला में। इंजीनियर रशीद के बेटे वहाँ पर उनके बिहाफ पे कैंपेन कर रहे थे। देखिए, जो जेल में होना और जेल के बाहर होना का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके बेटे जो थे, इंजीनियर रशीद के बेटे, वो वहाँ पर लोगों से एक इमोशनल अपील कर रहे थे कि जो इंजीनियर रशीद हैं वो कश्मीर के लोगों की आवाज़ बने, कश्मीर के लोगों के मुद्दे उठाए, और इसलिए वो जेल में हैं। लेकिन यही सिमिलर आप चीज़ देख लीजिए पंजाब में क्या हो रहा है। खडूर साहब में अमृतपाल सिंह कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अमृतपाल सिंह एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ असम जेल में बंद हैं, लेकिन अभी भी वो जो खडूर साहब में लीड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की सिंपैथी उसके साथ होती है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमारी एक वोट जो है इस शख्स को जेल से बाहर लाने में कहीं ना कहीं मदद करेगी, तो लोग उस शख्स को वोट करते हैं। यही जो है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में उमर अब्दुल्ला से ये गलती हो गई, और वहाँ पर इंजीनियर रशीद जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और देखिए मुनिज़ा, सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो ट्रेल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग रजौरी सीट से ट्रेल कर रही है, उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से ट्रेल कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है, आप देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि 370 का जो इशू था वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने 370 की बात की, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में मुझे भेजिए और मैं वहां पर जाके 370 की बात करूंगा। महबूबा मुफ्ती ने यही बात की। महबूबा मुफ्ती का जो पोल प्लैंक था पूरा, वो इसी चीज़ पे था कि आप मुझे पार्लियामेंट भेजिए, जो आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है मैं उसके बारे में बात करूंगा। और अभी आप देख लीजिए, लगभग 48,000 वोटों से उमर अब्दुल्ला ट्रेल कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए 8-9 लाख के करीब लोगों ने वोट किया है, और ये अभी अर्ली ट्रेंड्स हैं। क्या ये जो लीड्स हैं, ये जो मार्जिन है, ये बढ़ता है, कम होता है, या इसे कितना चेंज होगा वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि आप भी बता रहे हैं, बहुत दिलचस्प है ये देखना कि किस तरह से जो फॉर्मर सीएम्स है यहाँ पर, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, वो ट्रेल कर रहे हैं। और ऐसे में उमर अब्दुल्ला के हवाले से, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो उन्होंने दर्शाया था और जिस तरह के तंज भी कसे थे महबूबा मुफ्ती पर कि उनका तो वजूद नहीं है और ये कोई पार्टी अब बची नहीं है, लेकिन अब खुद जो एक ट्रेल दिखा रहा है कहीं ना कहीं की जो कॉन्फिडेंस भी था वो शायद इस बुनियाद पर भी कि जो उन्होंने पिछले इलेक्शन लड़े थे लोकसभा के, उससे भी होता हुआ आया था। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इंजीनियर रशीद की जो कैंपेनिंग रही, उनके बेटों ने जो किए, वो सिंपैथी वोट बिल्कुल आया है। और उनके ओपोनेंट्स भी ये कह रहे थे कि अगर वो जीत भी जाएंगे तो अफसोस नहीं होगा। और